हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है पार्ट 6 उस सीरीज़ का जहाँ पर हम सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी के लिए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे फिंगर टिप्स पर होने ही चाहिए। अगर आपने पार्ट 5 नहीं देखा है तो उसको आप इस क्यूट सी गर्ल की तरह देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना। सबसे पहले बात करते हैं मीन की। मीन होता है एवरेज, और यहाँ पर अगर हमारे पास डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं तो हम क्या मीन का यूज़ कर पाएँगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होंगी वो मीन को इन्फ्लुएंस कर देंगी नेगेटिवली। तो ये है एक्सट्रीम वैल्यूज़ जिसकी प्रेज़ेंस हमें डेटा में दिख रही है, और हम इस स्क्यूड डाटा के लिए कुछ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मीडियन का। मीडियन बहुत अच्छा काम करता है जब डेटा स्क्यूड होता है और एक्सट्रीम वैल्यूज़ की प्रेज़ेंस होती है। तो कई तरीके के टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जो कहलाते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होते हैं असम्पशन, और एक महत्वपूर्ण असम्पशन होता है नॉर्मैलिटी का। इसको हमें याद रखना है। जबकि नॉन पैरामीट्रिक में ये वाला असम्पशन काम नहीं आता, वहाँ पर नॉर्मैलिटी को लेकर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और उसके बीच में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि क्या ये 2 वेरिएबल्स कनेक्टेड हैं, तो हम जो रिसर्च मेथड लगाएँगे वो होगा कोरिलेशन। और यहाँ पर कोरिलेशन कॉज़ेशन को प्रूव नहीं करता, ये सिंपली ये बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे रिलेशनशिप में है या क्या स्ट्रेंथ है उस रिलेशनशिप की। हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यू हो सकती है +1 यानी पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 नेगेटिव कोरिलेशन, और 0 यानी कोई भी संबंध नहीं है 2 वेरिएबल्स के बीच में। बात करें गेस्टॉल्ट लॉज़ की, तो यहाँ पर गेस्टॉल्ट क्या कहता था कि होल को देखोगे ना कि खाली एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर हम प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो यहाँ पर क्लोज़नेस देखी जाएगी एलिमेंट्स के बीच में, क्योंकि ये पास-पास हैं तो हम इसको एक यूनिट मान लेंगे, एक ग्रुप मान लेंगे। इसे कहेंगे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। बात करते हैं सिमिलैरिटी की, तो यहाँ पर इन सब का हम एक ग्रुप बना लेंगे क्योंकि ये सिमिलर दिख रहे हैं, और इनका एक अलग ग्रुप। हमारा माइंड इन दोनों को ऐसे ही परसीव कर रहा है ग्रुप बनाकर सिमिलैरिटी के बेस पर। कॉन्टिन्यूटी में इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स हम इस पूरे पैटर्न को एक लाइन की तरह देख रहे हैं जो कुछ ऐसे चल रही है, तो ये कहलाती है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रेग्नेंस की लॉ क्या कहलाती है कि हम यहाँ पर ऐसे नहीं देख रहे इन पैटर्न्स को, बल्कि एक पूरा सिंप्लीफाइड पैटर्न की तरह देख रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि सिंप्लीफाइड है। बात करते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री की, तो यहाँ पर 2 चीज़ें बिल्कुल सिमेट्री में होनी चाहिए। लॉ ऑफ क्लोजर में आप इन वाले गैप्स को भर दोगे, ये होंगे मिसिंग गैप्स, और यहाँ पर आपका दिमाग इनको अपने आप भर देगा। क्लोजर दिमाग जो है वो सीक करेगा, तो आप इसको एज़ अ सर्कल परसीव करोगे, ना कि इनकम्प्लीट सर्कल। बात करते हैं फिगर ग्राउंड की। ग्राउंड जो होता है एंडलेस होता है, अनलिमिटेड स्पेस है, यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं है, जबकि फिगर में एक डेफिनेट फिगर है, स्टैंड आउट कर रही है, क्लैरिटी है यहाँ पर, और बाउंड्रीज़ हैं। बात करें अगली गेस्टॉल्ट लॉ की, तो यहाँ पर 2 लाइन्स को इंटरसेक्ट होता हुआ हम पा रहे हैं, ना कि 4 लाइन्स को जो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रही हैं। हम इसको कॉन्टिन्यूटी में देख रहे हैं। बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। अब ऑक्सीटोसिन है बहुत ही अच्छा सा हार्मोन जो कि बॉन्डिंग जब हो रही होती है तब रिलीज होता है, और ये पर्सन को बहुत अच्छा फील कराता है। कॉर्टिसोल जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं और टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, पर्सन की कैपेसिटी से बाहर कोई रिस्पॉन्स जा रहा है, कोपिंग कैपेसिटी की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, तो रिलीज जो होगा वो होगा कॉर्टिसोल। इसे कौन रिलीज करता है, ये अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में बताना। तो इस पर्सन के लिए जब ये एक मेमोरी बन गई कि कैसे ये एक एग्ज़ाम में बहुत परेशान हो रही थी, बहुत स्ट्रेस था, लेकिन इसका एग्ज़ाम अच्छा गया। तो यहाँ पर ये जो मेमोरी की बात हो रही है, इस मेमोरी के फॉर्मेशन में काम आएगा हिप्पोकैम्पस, क्योंकि हिप्पोकैम्पस का काम होता है मेमोरीज़ को, ख़ास करके लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ को अच्छे से रखना, सहेज के रखना। सो ये है एक सिचुएशन जो कि इस गर्ल के लिए फ़ियरफुल है, राइट? इसके एक्सप्रेशन से ही हमें पता लग रहा है। तो यहाँ पर बिल्ली का होना, थ्रेट का होना है, और यहाँ पर एमिगडाला जो है वो इस लड़की का एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एमिगडाला का काम होता है फ़ियर के रिस्पॉन्सेस से टैकल करना। तो इन 2 बच्चों ने देखी ये वाली बिल्ली, और ये अब इसकी तरफ भागे हैं फाइट करने के लिए। तो ये एज़ अ थ्रेट यहाँ पर इनको परसीव हो रही है और ये फाइट रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। तो इनके अंदर रिलीज़ हो रहा होगा एड्रेनालिन। जबकि अगर फ्लाइट की बात करें कि अब तो मम्मी आ गई बिल्ली की, अब तो भागना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये फाइट नहीं करके फ्लाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी एड्रेनालिन का रोल देखा जा सकता है। अब बात करते हैं पानी की। अब ये भागते-भागते चले तो गए, लेकिन एक मोमेंट ऐसी आएगी जहाँ पर इनको प्यास भी लगेगी। तो अगर ये थर्स्ट को एक्सपीरियंस करेंगे तो वहाँ पर वैसोप्रेसिन अपना काम करेगा
वेसोप्रेसिन एक हार्मोन है जिसका दूसरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब यहाँ पर पर्सन की बॉडी में जब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वो खराब हो जाता है तो वहाँ पर वेसोप्रेसिन रिलीज होता है और किडनी को ये बोलता है कि आपको वाटर को रिटेन करके रखना है ताकि पर्सन जो है वो वाटर का लॉस ना कर दे और बॉडी में थोड़ा बहुत पानी बचा रहे और पर्सन जो है वो प्यासा महसूस करेगा और पानी की तरफ भागेगा। तो ये क्यूट सी पेंगुइन क्या कर रही है, ये कूद रही है यानी एक बिहेवियर कर रही है, तो ये बिहेवियर कर रही है और इसको कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस हुए, लेकिन इसने ये बिहेवियर को रिपीट करा, राइट। तो यहाँ पर ये आई एक कॉन्सिक्वेंस और ये दूसरा कॉन्सिक्वेंस दोनों ही सेम है, यानी पर्सन जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस करेगा किसी बिहेवियर के बाद तो वो उस बिहेवियर को दोबारा करेगा, जैसे कि अभी इस पेंगुइन ने किया। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट और ये है थॉर्नडाइक की लॉ, इसको थॉर्नडाइक ने दिया है। ब्रेन क्रेव करता है डोपामिन को, डोपामिन है एक न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन का काम होता है मोटिवेशन में हेल्प करना, पर्सन के प्लेजर यानी रिवॉर्ड उसको एक्सपीरियंस कराना। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पेट स्कैन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर्सन के अंदर इंजेक्ट करो उसके ब्रेन में और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को आप यहाँ पर मेजर कर सकते हो। पार्किंसन डिसीज में डोपामिन जो अभी हमने देखा कि कैसे वो मोटिवेशन में या मोटर मूवमेंट्स में या फिर रिवॉर्ड में हेल्प करता है, अगर उसका डिप्लीशन हो जाता है तो ये पार्किंसन डिसीज में कंट्रीब्यूट करता है। सो अब ये लड़की जो है ये एंशियस नहीं है, इसकी एंजाइटी जो है वो रिड्यूस्ड है। क्यों? क्योंकि न्यूरल एक्टिविटी जो हो रही है वो काम है, कामिंग इफेक्ट इसकी बॉडी में हो रहे हैं जिसकी वजह से इसको एंजाइटी एक्सपीरियंस नहीं हो रही। अब ये जो कामिंग इफेक्ट है ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। तो गाबा का रोल एंजाइटी को रिड्यूस करने में आप देखोगे। गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड इसको बोला जाता है। ओपियोइड पेप्टाइड्स क्या होते हैं? यहाँ पर ये नेचुरल पेन किलर्स होते हैं जैसे कि एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स नेचुरली रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में और ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पेन के एक्सपीरियंस को, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। तो हम सब हैं स्टूडेंट और हमें क्या पसंद है? सोना, राइट। तो अब सोना है तो क्या करना पड़ेगा? मेलेटोनिन बॉडी में चाहिए होगा, तो यहाँ पर मेलेटोनिन का सिक्रीशन जरूरी होता है स्लीप के लिए। मेलेटोनिन को कौन रिलीज करता है? इसे रिलीज करती है पीनियल ग्लैंड। ऑस्मो रिसेप्टर्स का क्या रोल होता है? ऑस्मो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? ये होते हैं हाइपोथैलेमस में। तो अगर पर्सन को लग रही है प्यास, वो भाग कर आया है कहीं से और अब वो बहुत प्यासा है, तो यहाँ पर उसके ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे और हाइपोथैलेमस जो होगा वहीं पर ये ऑस्मो रिसेप्टर्स पाए जाएंगे जहाँ पर पर्सन को एक्सपीरियंस होगा कि मुझे तो प्यास लग रही है और वो मोटिवेटेड होगा पानी की तरफ जाने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जब हमारा हिल जाएगा यानी पानी हमने अभी तक भी नहीं पिया है तो एक सिस्टम एक्टिव होगा जिसे हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं RAAS। ये वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये भी हमें पानी की तरफ ही भेजेगा। तो ये है एक मेल जिसके पास है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम जो कि एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए था वो है अनफॉर्चुनेटली, तो इस पर्सन को एक सिंड्रोम होगा जिसे हम कहेंगे क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जिसे हम कहते हैं एक्स क्रोमोसोम। तो ये है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एक पहाड़ जैसा जिसमें कुछ वैल्यूज हम यहाँ पर असाइन करते हैं बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये वैल्यूज जो हैं ये है परसेंटेज के टर्म्स में, जहाँ पर 68%, 95% और 99.7% हम यहाँ पर असाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पर कैसे ये असाइन होंगी, अगर आपको ये पता है और कितने स्टैंडर्ड डेविएशन पर हम ये वाली चीजें असाइन करेंगे ये भी पता है, तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ। ये यूनी मॉडल है यानी इसकी केवल एक पीक है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी केवल एक पीक होती है ये कहलाता है यूनी मॉडल नॉर्मल कर्व। तो डिस्कस करते हैं कुछ फोबियाज। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में अगर फोबिया को आप देखो तो ये है डर, इरैशनल फियर। ये हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट से डर, पर्सन से डर, सिचुएशन से डर। सबसे पहले है एरोफोबिया, यहाँ पर ये फ्लाइंग से रिलेटेड है। एक्रोफोबिया, हाइट से डर लगता है पर्सन को। साइनोफोबिया, कुत्तों से बहुत डर लगता है। हेमोफोबिया, ब्लड, साइट ही नहीं देख सकते ब्लड की। हाइड्रोफोबिया में पर्सन को वाटर से डर लगता है, जो कि पायरोफोबिया में वो डरते हैं फायर से। ओम्ब्रोफोबिया में रेन से बहुत डर लगता है, जबकि क्लॉस्ट्रोफोबिया में कन्फाइंड स्पेसेस में कैद होने का डर सताता है। बिब्लियोफोबिया में बुक्स से डर लगता है, जबकि नेक्टोफोबिया मतलब डार्क से डर।
फाई कोफिशिएंट कहाँ यूज होता है, जहां पर हम एसोसिएशन देखते हैं बिटवीन टू डाइकोटमस वेरिएबल। तो दोनों ही डाइकोटमस वेरिएबल है और इनके बीच का एसोसिएशन अगर हमें देखना है तो हम फाई कोफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन मेथड का यूज करेंगे, ये निकालेंगे, तो इससे हमें पता लगेगा कोरिलेशन यानी रिलेशनशिप बिटवीन वन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल और डाइकोटमस वेरिएबल। तो जहां पर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है और डाइकोटमस वेरिएबल है, इन दोनों के बीच का अगर हमें एसोसिएशन देखना है तो हम पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन का यूज वहां पर कर सकते हैं। तो अगर हमें एंजाइटी हो रही है, बहुत सारी एंजाइटी, और ये एंजाइटी हम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है। तो डिनायल में क्या होगा, यहाँ पर पर्सन जो है वो डिनाई कर देगा, जैसे कि टर्म ही सजेस्ट कर रहा है। तो रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट ही मत करो, इन्फॉर्मेशन आए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एंजाइटी प्रोवोकिंग हो सकती है, तो आप उसको डिनाई कर दो ताकि आप ये डिफेंस यहाँ पर बनाए रखो। बात करें प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन टर्म से ही पता लग रहा है, प्रोजेक्ट कर लो, बाहर की तरफ लगाओ चीज़ों को कि ओके ये डिज़ायर्स आ रही हैं, अनकॉन्शियस हैं, पर्सन अवेयर नहीं है, लेकिन वो इन चीज़ों को अपने अंदर ना एक्नॉलेज करते हुए बाहर देखेगा, उस पर्सन में देखेगा, एक्सटर्नल चीज़ों पर देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो प्रोजेक्ट कर रहा होगा और ये वो कर रहा होगा क्योंकि वो एंजाइटी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। रिएक्शन फॉर्मेशन, यहाँ पर अपोजिट रिएक्शन होता है पर्सन का। यहाँ पर अगर वो एक पर्टिकुलर चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो दूसरी चीज़ दिखाएगा, यानी बिहेवियर में कुछ और आएगा और रियल जो है चीज़ें अंदर अपने दिमाग में वो कुछ और है। तो यहाँ पर भी ये एंजाइटी से बचने के लिए ही हो रहा होता है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में पर्सन बहुत लॉजिकली डील करना शुरू कर देता है चीज़ों से। वो इमोशंस के साथ बैठता नहीं है, वो हर एक चीज़ को इंटेलेक्चुअलाइज़ कर देगा, मतलब उसमें ना कुछ लॉजिक ढूँढ लेगा, उसको फॉर्मलाइज़ तरीके से देखेगा, बड़ा ही अ, रीज़न्स निकालेगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉजिक और एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व्ड होगा, जितना नीडेड नहीं होगा। तो सिचुएशन से भाग रहा है पर्सन, इमोशनल जो उसका रिएक्शन होना चाहिए वो नहीं है। सिचुएशन का एनालिसिस अलग तरीके से हो रहा है और वो भी डिफेंस के तौर पर। रैशनलाइजेशन में हम देखते हैं एक्सक्यूजेस होते हैं, ऐसे एक्सक्यूजेस जो कि जस्टिफाई करते हैं पर्सन के बिहेवियर को। रिग्रेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ पर पर्सन जो है वो अपनी पास्ट डेवलपमेंटल स्टेज में चला जाता है, अर्लियर जो थी, जो थोड़ी इमेच्योर थी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और उससे डील नहीं हो पा रहा। सब्लिमेशन में भी एंजाइटी से ही बचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप चैनलाइज कर रहे हो। आपके अंदर एक अनएक्सेप्टेबल डिजायर हो सकती है, इम्पल्स हो सकती है, और उसको उसके वैसे ही स्वरूप में एक्सेप्ट ना करते हुए आप उसको ट्रांसफॉर्म कर दोगे। आप उस चीज को कहीं और निकालोगे, यानी आपने एक्टिविटी जो चुनी वो ऐसी एक्टिविटी थी जहां पर आप उस अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स को ही निकाल रहे हो, लेकिन सोशली एक्सेप्टेबल और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में लगकर। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सोशली एक्सेप्टेबल भी हैं और कंस्ट्रक्टिव भी हैं, और यहाँ पर आपने हार्मफुल बिहेवियर्स को थोड़ा-सा प्रोडक्टिव बना दिया। तो सब्लिमेशन का एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? सब्लिमेशन का एग्ज़ाम्पल हो सकता है एक एंग्री पर्सन का ऐसी एक्टिविटीज़ में लगना जहाँ पर उसका एंगर निकल जाए, जैसे कि बॉक्सिंग। बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो अपना क्रोध निकाल देगा, और ये एक सोशली एक्सेप्टेबल वर्क होगा, ना कि एक ऐसा वर्क जहाँ पर उसने किसी बंदे को पकड़ा और बहुत ज़्यादा गुस्से चलाए उस पर। रिप्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर पर्सन को डिस्ट्रेसिंग थॉट्स आ रहे होंगे, इमोशंस होंगे, ऐसी अर्जेस होंगी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो अनकॉन्शियसली उन थॉट्स को जो कि डिस्ट्रेसिंग थे पुश कर देगा अवे। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक छोड़ देना, साथ ही सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।